मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू जिस स्क्वायर मेंटोर्स। आज की इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो टॉपिक बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है। कंफ्यूजेबल टॉपिक आज का हम लेने वाले हैं। जैसे पिछला वीडियो हमने एक लिया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में। काफी बच्चे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को लेके पीसीआर को लेके बड़े दुविधा में रहते थे कि यार सर ये समझ में नहीं आता है कि एक्चुअली कहना क्या चाहता है। तो उसका बहुत ही सिंपल सा वीडियो अपने डाला हुआ है, आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक इसका मिलेगा। आज वैसा ही कुछ एक वीडियो हम लेने वाले हैं। एक बच्चे ने पूछा था कि सर मैंने एक बार 12th क्लास पढ़ लिया, 11th पढ़ लिया, फिर मैंने एक बार नीट का भी तैयारी कर लिया, लेकिन आज तक मुझे ये जो एलील्स और जीन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं हुआ है सर। मतलब कि आज तक मेरे को समझ में नहीं आया सर एलील क्या होती है, एलील क्या है। तो आज का ये जो वीडियो है वो वीडियो हमारा पूरा डेडिकेटेड है जीन और एलील के बारे में। यहाँ हम बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर पूरा एलील को समझेंगे और जीन को समझेंगे। ओके बेटा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप काउंट कर सकते हो या इंक्लूड कर सकते हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग वाले टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि जीन्स और अगर हम बात करें एलील्स के बारे में तो पूरा जेनेटिक्स आपका, एंड जीन में अगर हम बात करें आपका म्यूसिस डिवीजन भी आ जाता है। ऑलराइट, म्यूसिस जो सेल डिवीजन होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आपका। अगर आपको जीन समझ में नहीं आता, एलील समझ में नहीं आता है, तो इन टॉपिक्स में कई कई जगह पे आप लेक कर सकते हो। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को हम समझने वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें बेटा, अंत तक वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, फोकस के साथ देखें। और एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं डिस्क्लेमर कि यार जब भी आप बैठो वीडियो देखने के लिए प्लीज नोट बनाएं। ओके, नोट्स को आपको बनाना है, पेन और कॉपी दोनों साथ में लेके बैठना है आपको। क्लियर बात है क्या? तो चलिए बेटा आज बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपको देखेंगे अपने स्क्रीन पे, आपको दिख जाएगा यहाँ पर। ऑलराइट बेटा, तो हमारी जो स्क्रीन है वो चालू हो चुकी है। अगर आपकी हालत भी अब इससे पहले, ओके बेटा, इस वीडियो से पहले अगर आपकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी कि यार ये क्या है, जीन्स क्या है, जेनेटिक्स क्या है, अगर आपका भी इसी तरह से क्वेश्चन मार्क आता था, तो आज आप इससे मुक्ति पालेंगे बेटा। आज आपको क्लियर एंड पॉइंट टू कट, या अगर हम कहें क्रिस्टल क्लियर आपका जीन और एलील हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। तो व्हाट इज जीन एंड व्हाट इज एलील्स, क्लियर बात है बेटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा, आपको डोंट वरी रहना है इस तरह के टॉपिक्स के बारे में। कुछ भी टॉपिक्स आपको अगर लगे, कुछ भी हो ना जो आपको कंफ्यूज करे ऐसे टॉपिक्स, तो ऐसे टॉपिक्स आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। हम उन पे जरूर स्टूडेंट्स के लिए एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करते हैं बेटा। ऑलराइट ना, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो वीडियो बता सकते हो यार पहले तो। ऑलराइट, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपन हमारा लेक्चर। और लेक्चर को हम स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज कहेंगे कि स्टे फोकस्ड जब भी अभी वीडियो देखें। एंड अब कहानी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन डीएनए को समझते हैं, ओके, फिर आपको जीन समझ में आएगा, फिर आपको एलील समझ में आएगा। तीन चीजें। तो पहले आपको डीएनए क्लियर होना चाहिए। तो पहले क्या क्लियर होना चाहिए बेटा आपको? तो सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए डीएनए कि सर व्हाट इज डीएनए। फिर आपका क्लियर होना चाहिए बेटा व्हाट इज जीन। ऑलराइट, फिर आपका क्लियर होना चाहिए बेटा व्हाट इज एलील्स। ऑलराइट, तो तीनों सीक्वेंस में होते हैं बेटा, ध्यान रखना ये। तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक ये समझ सकते हो, ये समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक आप ये समझ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, आप इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना बच्चे। ऑलराइट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। आई होप कि आप ये ध्यान में रखेंगे। तो व्हाट इज डीएनए? तो डीएनए क्या होता है बेटा? एक न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है कि ये न्यूक्लियोटाइड होता है। ये अगर हम बात करें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जिनको आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड कह सकते हो, ये क्या बनाते हैं बेटा? ये आपका डीएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये डीएनए बनाते हैं। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए इज नथिंग, इट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या होता है बेटा? ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। तो यहाँ लिखेंगे अपन इसको कि डीएनए क्या होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड होता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में आपको तीन चीजें मिलेंगी बेटा। तो डीएनए के अंदर आपको तीन चीजें देखने को मिलती है। तो पहली चीज कौन सी होती है? पहली चीज मिलेगी आपको नाइट्रोजन बेस पेयर्स मिलेंगे, जिसमें से क्या हो सकता है बेटा? जिसमें से आपको देखने को मिलेगा
कि यार सर यहाँ पर आपको एडेनिन मिल सकता है, ओके, एडेनिन के साथ में कौन बाइंड होगा, थाइमिन होगा, फिर साइटोसिन मिल सकता है, उसके साथ कौन बाइंड होगा, ग्वानोसिन होगा। चलिए तो क्या क्या मिल सकता है देखेंगे आप यहाँ पर, तो एडेनिन होता है, उसके साथ में कौन डबल बॉन्ड के थ्रू थाइमिन होता है, और फिर हमारे पास में ग्वानोसिन होता है जिसके साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ साइटोसिन होता है। तो आपको चार चीजें, या हम बात करें चार नाइट्रोजन बेस पेयर दिख जाएंगे बेटा, तो डीएनए की खासियत होती है। क्लियर बात है। चलिए और क्या मिलेगा, सेकंड आपको यहाँ पर मिलता है बेटा, सेकंड मिलेगा आपको यहाँ पर H3PO4, ऑल राइट ना, ये होता है हमारा बेटा, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, और इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इसी वजह से डीएनए हमारा नेगेटिव चार्ज रहता है, ये पॉइंट आप लिख लेना, ठीक है ना, डीएनए का चार्ज नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। और क्या प्रेजेंट होता है बेटा इसमें, इसमें होता है बेटा शुगर, और जो शुगर होती है उसको बोलते हैं अपन डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर बोलते हैं। तो ये जो डीएनए की एक स्ट्रक्चर होती है, डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको ये सब चीजें मिलेगी। क्लियर बात है, यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा एक डीएनए का डबल हेलिक्स देख रखा है यहाँ पर, ये क्या है बेटा, डीएनए का एक डबल हेलिक्स है, क्या ये, तो डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि सर ये डीएनए होता है और ये डीएनए का एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स कह सकते हो या हेलिकल, ठीक है। तो ज्यादातर जो डीएनए जो होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, ज्यादातर जो डीएनए होता है वो होता है डीएसडीएनए, क्या होता है, डीएसडीएनए, मतलब इसको क्या बोलते हैं, डबल स्ट्रैंड बोलते हैं, मतलब डीएनए के अंदर आपको दो चेन्स मिलेंगी, दोनों चेन्स एक दूसरे के पैरेलल होती है, यानी कि 5 प्राइम टू 3 होती है, तो इसके जस्ट क्या होगी वो 3 to 5 हो जाएगी। ये डीएनए की डबल चेन्स होती है, और डीएनए की दोनों चेन्स आपस में नाइट्रोजन बेस पेयर से कनेक्ट होती है, किससे कनेक्ट होती है, कनेक्ट होती है नाइट्रोजन बेस पेयर, इस तरह से कनेक्ट रहती है। यहाँ पर देख सकते हो आप ये स्ट्रक्चर, क्लियर बात है बेटा, ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये इस तरह से कनेक्ट रहेगा इनसे। तो ये तो हमारा डीएनए होता है। अब डीएनए का होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसके पास में क्या होती है बेटा, इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो डीएनए होता है, क्या बेटा, डीएनए, तो डीएनए क्या होता है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एज अ वर्क करता है जेनेटिक मटेरियल, ऑलराइट ना, क्योंकि इसके पास में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो आगे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये पहुंचा सकता है, इसलिए किसमें काउंट करते हैं इसको, एज ए जेनेटिक मटेरियल। लिख देंगे अपन यहाँ पर कि किसमें काउंट करेंगे इसको, जेनेटिक मटेरियल में काउंट करेंगे, किसमें काउंट करेंगे बेटा इसको, एज ए जेनेटिक मटेरियल में काउंट करेंगे। क्या बात सही है, क्या क्लियर बात है, क्यों करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको आई थिंक। चलिए तो अपन बात करते हैं, क्या सर जो डीएनए होता है क्या वो कंप्लीट डीएनए जो है उसके पास में इंफॉर्मेशन होती है, या क्या पर्टिकुलर कहीं किसी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन होती है, तो इस बात को थोड़ा सा अपन अब डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मैं समझाता हूं आपको, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, एक एक चीज को बहुत बेसिक से उठाएंगे और बहुत बेसिक से समझेंगे। क्लियर बात है बेटा, सब्र करना, ओके, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं। क्लियर बात है, तो हो सकता है आपने से पहले पढ़ रखा हो तो आपको लग रहा हो इस चीज कि यार ये तो सर पहले ही बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। ध्यान रखना, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेसिक से मैं बता रहा हूँ। क्लियर बात है क्या, ओके। तो चलिए बात करेंगे, जेनेटिक मटेरियल समझ में आ गया। एक्चुअली क्या होता है, डीएनए पे क्या होते हैं, कुछ कोड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, उन कोड को बोलते हैं अपन जेनेटिक कोड, क्या बोलेंगे उनको, जेनेटिक कोड बोलेंगे। और ये जो जेनेटिक कोड होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, ट्रिपलेट मतलब कि जैसे ए टी जी हो गया, इस तरह से 3 के फॉर्म में होंगे, फिर सी जी ए हो गया, इस तरह से 3 के फॉर्म में होते हैं। और इनके पास में ये जो आपके पास में जेनेटिक कोड होते हैं, इनके पास में इंफॉर्मेशन होती है अमीनो एसिड्स की, किसकी होती है बेटा, अमीनो एसिड्स की इंफॉर्मेशन होती है, ओके। और ये अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन आगे चलकर किसमें बने, हो सकता है कोई एंजाइम बना दे, या किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, कोई मॉलिक्यूल्स बना दे। क्लियर बात है, और उसके हिसाब से क्या होता है बेटा, आपका ये कैरेक्टर डिसाइड कर देती है। क्लियर बात है, उसके हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर कैरेक्टर होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पूरी अपने बात करी है, ओके, तो ये अब जेनेटिक कोड तो पूरे डीएनए में होते हैं, तो क्या सभी इन्फॉर्म करेंगे, क्या सारा डीएनए जो होता है हमारा वो जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा क्या, या जेनेटिक मटेरियल में अगर हम बात करें डीएनए के अंदर तो कौन सा पार्ट होता है सर जो अपने आप को ऐसे एक्सप्रेस करेगा, कैरेक्टर बनाएगा, या कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, जीन का स्टार्ट होता है। क्लियर बात है, तो चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जीन पे लेके चलता हूँ, किस पे लेके चलता हूँ बेटा,
जीन पे लेके चलता हूँ। इससे पहले आपने डीएनए पढ़ लिया, डीएनए के बारे में कुछ बेसिक चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई है। आई होप वो चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ऑलराइट ना, आगे अपन बात करते हैं बेटा, अब जीन के बारे में समझते हैं, जीन क्या होता है। तो ये पूरा हमारे पास में डीएनए मॉलिक्यूल है बेटा, ये पूरा क्या है आपके पास में, एक पूरा डीएनए मॉलिक्यूल हमारे पास में। तो आप मान के चलो बेटा ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। ऑलराइट ना, अब ये डीएनए जो है हमारा, इसकी आप बेटा ये मान लो ये वाला, ये ठीक है, मैं ब्लैक कर रहा हूं इसको यहाँ पर। ओके, तो ये पूरा मान के चलते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के क्या बेटा, ये मान लो ये जो दिख रहा है आपको, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक इससे मार्क कर देता हूँ यहाँ इस तरह से, ताकि आपको दिख जाए। तो यहाँ पर क्या बेटा, स्पेशल टाइप के जेनेटिक कोड है। सपोज दैट क्या बेटा, जेनेटिक कोड है। यहाँ पर क्या है, स्पेशल जेनेटिक कोड कह देते हैं अपन उसको, स्पेशल जेनेटिक कोड है, ऐसे मान लो। ठीक है, क्लियर बात है क्या? चलिए थोड़ा सा इसको कम करेंगे और आगे चलते हैं। तो यहाँ पर क्या बेटा, स्पेशल टाइप के जेनेटिक कोड्स होते हैं। क्या है यहाँ पर सर, स्पेशल टाइप के जेनेटिक कोड से आप बोल रहे हो? बिल्कुल बेटा, ये बोल रहे हैं अपन, जेनेटिक कोड है हमारे पास में। क्लियर बात है क्या? अब होता है क्या बेटा कि ये जो पार्ट होता है, ये पार्ट क्या करेगा बेटा, आगे चलकर एक प्रोसेस करता है, उसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बेटा, यानी कि इसके पास में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसके पास में क्या बेटा, कुछ इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन क्या करा बेटा, इसने एमआरएनए के अंदर ट्रांसफर कर दी। किसमें ट्रांसफर करी बेटा, एमआरएनए के अंदर। तो आपसे कोई पूछे भाई डीएनए से एमआरएनए का बेटा क्या होना, डीएनए से एमआरएनए का बदलना, ठीक है, यार डीएनए की इंफॉर्मेशन एमआरएनए में जाना, इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसक्रिप्शन। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अब क्या होता है, ये जो एमआरएनए होता है, ये जो अपनी इंफॉर्मेशन होता है बेटा, वो आगे ट्रांसफर कर देता है। ओके, और क्या बना देगा बेटा ये, तो ये आगे बनाता है आपके पास में बेटा अमीनो एसिड्स, यानी कि बना देगा प्रोटीन्स। क्या बना देगा बेटा, ये प्रोटीन्स बना दिया। तो एमआरएनए से प्रोटीन का बनना बेटा, तो ये जो प्रोसेस होती है बेटा, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलोगे प्यारे बच्चों इसको? सर इसको हम ट्रांसलेशन बोलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऑलराइट बेटा, अब ये जो प्रोटीन है, उस प्रोटीन के हिसाब से क्या बन जाएगा बेटा, आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंजाइम्स बन सकता है। आपने पढ़ा होगा कि ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन नेचर के ही होते हैं, या ये आपकी बॉडी के अंदर कोई कैरेक्टर बना सकता है। ठीक है, ये एंजाइम्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं किसी रिएक्शंस के अंदर। ठीक है बेटा, ये हमने बात करी किसके बारे में बेटा, ये आपने बात करी डीएनए मॉलिक्यूल की। डीएनए हमारा, क्लियर बात है क्या बेटा, आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से आपका ये प्रोटीन ने किस में एक्सप्रेस हुई, ये इसने पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर बना दिया। क्लियर बात है क्या? तो इस तरह से अगर डीएनए मॉलिक्यूल किसी कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन रखता है, तो डीएनए मॉलिक्यूल के जिस पार्ट पे ये इंफॉर्मेशन होती है, उस पार्ट को आप एज ए कंसीडर करते हो जीन की तरह। तो जीन क्या होता है, क्वेश्चन यही था ना आपका कि जीन क्या है। तो जीन का आंसर मिला आपको कि जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। एक्सप्रेस कैसे करेगा अपने आप को, या तो वो कोई प्रोटीन बना देगा या वो कोई एंजाइम बना देगा। क्या बात सही है क्या? तो अगर हम बात करें जैसे डीएनए का ये वाला पार्ट था बेटा, कौन सा वाला पार्ट है, हाँ डीएनए का हमने ये वाला पार्ट स्टडी किया है ना, ये वाला पार्ट आपने स्टडी किया। देखो यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, इसको क्रॉस बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये डीएनए का पार्ट था हमारे पास में, क्लियर बात है। तो इस डीएनए के पार्ट ने अपने आप को पहले एमआरएनए में कन्वर्ट किया, ओके, या अपने आप को एमआरएनए में एक्सप्रेस किया, यानी इसने अपनी इंफॉर्मेशन किसको दे दी, इसने अपनी इंफॉर्मेशन दे दी एमआरएनए को, और इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया, ट्रांसक्रिप्शन बोल दिया। बात सही है क्या? बिल्कुल बात सही है सर, क्लियर बात है। उसके बाद हमने जो एमआरएनए है, उस एमआरएनए से क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। ये जो प्रोसेस होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इसको आप जानते हो ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चा इसको आप जानते हो ट्रांसलेशन के नाम से, क्लियर बात है। अब जिस तरह का ये प्रोटीन बना है, उस तरह का ये कोई एंजाइम बना सकता है जो आपकी किसी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है।
क्लियर बात है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शन चलती है, ग्लाइकोलाइसिस चलता है, क्रेब साइकिल चलता है, एटीएस चलता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनसे रिलेटेड कोई सा भी एंजाइम्स बना सकता है, या आपकी बॉडी में किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर स्किन में जो पिगमेंट्स होते हैं मेलानिन, उनको बनाने में ये प्रोटीन हेल्प कर दे। क्लियर बात है क्या, आ रही है बात समझ में? तो डीएनए का वह पार्ट ऑफ डीएनए जो क्या कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, कोई कैरेक्टर बना सकता है, एक प्रोटीन बना सकता है, यही पार्ट डीएनए का क्या कहलाता है, जीन कहलाता है। क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। चलिए ओके, आई बात समझ में आपको? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रेजेंट ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन ऑन अ डीएनए एंड एबल टू प्रोड्यूस एंजाइम एंड प्रोटीन। दैट मीन क्या हो गया कि स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जिनको आप जेनेटिक कोड भी कहते हैं। ऑलराइट बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस विच प्रेजेंट ऑन डीएनए on special location which can produce protein and enzyme, that is known, this is known as a gene। उसको आप क्या बोलते हो? जीन बोलते हो। आई बात समझ में? तो ये जो पार्ट है वो पार्ट क्या कहलाएगा आपका? सर इस वाले पार्ट को आप कह दोगे जीन कह दोगे। आई बात समझ में? क्लियर बात है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि सर अगर ये पार्ट सपोज दैट, जैसे मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ इस चीज को, मैं यहाँ पर ये मार्क करता हूँ, जैसे सपोज अपन एक कलर चेंज करते हैं बेटा, तो मैं कलर कौन सा लूँ? अपन एक काम करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा डल हो जाएंगे, ये और डल हो जाएंगे, तो अपन एक काम करते हैं रेड ले लेते हैं। तो ये वाला पार्ट सपोज दैट, अब ये वाला पार्ट जो है वो अपने आप को सपोज दैट एक्सप्रेस नहीं कर, इस पर पास जेनेटिक कोड है लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मान के चलो। तो आप मुझे बताइए भाई ये डीएनए तो है, क्या बात सही कि नहीं? हाँ सर ये डीएनए तो है, लेकिन ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तो ये क्या जीन में काउंट होगा? क्या जीन में काउंट होगा प्यारे बच्चों? क्या जीन बोलोगे? नहीं सर, तो आप इसको क्या नहीं बोल सकते बेटा? इसको जीन नहीं बोलोगे। हाँ ये डीएनए है बट जीन नहीं है, ये डीएनए है लेकिन जीन नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है क्या? यस। तो मैं आपको एक स्टेटमेंट देता हूँ, आप मुझे बताना बेटा। ओके, स्टेटमेंट क्या है मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ स्टेटमेंट, ठीक है? ऑलराइट बच्चों, तो स्टेटमेंट क्या है हमारी, आप सुनेंगे कि एवरी डीएनए इज जीन, एवरी डीएनए इज जीन। तो क्या एवरी डीएनए इज जीन है क्या? ये स्टेटमेंट ठीक है? ठीक है क्या? बताओ आप मुझे, क्या आप सारा जो डीएनए है उसके अंदर उसको जीन बोल सकते हैं क्या? और थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या सारा डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है क्या? नहीं। तो क्या हो गया? दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। पैरों में तार आ गया। हाँ ऑलराइट, ठीक है, देखो इतना माइक है, पैर में उलझ जाता है। ऑलराइट बच्चों, तो आई होप कि आपको यहाँ ये स्टेटमेंट क्लियर हुई। अब बढ़ते हैं अपन अपने आगे वाले स्टेटमेंट के पास, ठीक है? तो स्टेटमेंट अगला क्या हो गया आपके पास में कि एवरी जीन इज डीएनए। तो डबल स्टार करेंगे बेटा, डबल स्टार कॉन्सेप्ट है ये। कौन सा कॉन्सेप्ट है? डबल स्टार कॉन्सेप्ट है। एवरी जीन इज डीएनए, एवरी जीन इज डीएनए, ये बात तो सही है। क्यों डीएनए सर, ये बताओ जरा। अरे भाई सिमिलरिटी देखो, डीएनए की जब आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको? डीएनए की जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको मिलेगा कि सर यहाँ पर तो नाइट्रोजन बेस पेयर है, फॉस्फोरिक एसिड है और डीऑक्सीराइबोज शुगर है। जब जीन को भी स्टडी करेंगे तो यही तो मिलेगा। तो क्या है? क्या है वो डीएनए है। तो आप कह सकते हो दिस स्टेटमेंट इज राइट, मतलब एवरी जीन काउंट होगी बेटा एज ए डीएनए। दिस स्टेटमेंट इज राइट, दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। क्या बात सही है क्या? ओके सर, ये जीन का कॉन्सेप्ट होता है। आई होप कि आपको जीन समझ में आ गया। एंड जीन जो होती है बेटा, ध्यान रखना, जीन आपकी बॉडी में आपके कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जीन कंट्रोल कैरेक्टर्स। ऑलराइट, तो यहां पर एक स्टेटमेंट ऑफ लिखेंगे अपन। मैं इस स्टेटमेंट को यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? अपन कहां लिखे, इसको यहां पर लिखते हैं। क्लियर बात है? तो स्टार, डबल स्टार करके लिख रहा हूं मैं यहां पे कि जीन कंट्रोल
जीन कंट्रोल कैरेक्टर्स, जीन कंट्रोल कैरेक्टर्स। क्या बात सही है क्या बच्चों? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं अपन कि एक जो कैरेक्टर है उसके लिए आपके पास कितनी जीन होगी। आप, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन है कि एक कैरेक्टर के लिए आपके पास में कितनी जीन्स होगी, नॉर्मली आपको बताना है। तो अगर अपन बात करें भाई, आपकी बॉडी के अंदर इंडिविजुअल बताना है आपको कि आपकी बॉडी के अंदर उस एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जीन कितना होगा, कितनी जीन हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर उस पर्टिकुलर एक कैरेक्टर के लिए। जैसे मैं बात करूं आपकी लंबाई के लिए, मान लेते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर पहले, सबसे पहले मैं क्वेश्चन देता हूं आपको कि आप मुझे बताएंगे कि आप टॉल हो, तो टॉल क्या हो गया, आपका कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? ओके सॉरी, टॉल हमारा ट्रेट हो जाएगा, तो मैं एक सेकंड रुक जाओ और इजी करता हूं इसको बच्चों। ये अपन यहाँ पर गए तो अपना ये क्वेश्चन हो गया कि आपकी लेंथ क्या बेटा, आपकी लेंथ, आपकी लंबाई क्या है, ठीक है, लंबाई के लिए। तो लंबाई के लिए आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि लंबाई क्या हो गया सर, ये तो हमारा कैरेक्टर हो गया, ठीक है, ये आपका कैरेक्टर हो गया। तो इसके लिए आपकी बॉडी के अंदर कितने एलील हो सकते हैं भाई, आपकी बॉडी के अंदर कितने, नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर, यस और नो, बताइए बताइए। चलिए ओके, अब हम बात करते हैं कितने हो सकते हैं, उसका आंसर मैं करता हूं। देखो, आपकी बॉडी के अंदर डीएनए कहां से आता है भाई, अगर हम बात करें आपकी बॉडी के अंदर जीन कहां से आती है, आपकी बॉडी के अंदर क्रोमोसोम आते हैं कहां से यार? सर पापा से स्पर्म आया था जब मैं हुआ होगा, मम्मी से ओवम आया था, तो आधी जीन पापा ने भेजी, आधी जीन मम्मी ने भेजी। सर यही सोर्स है मेरा, तो यहीं से मेरी जीन आती है। सही बात है, आपका क्या है दुनिया में, कुछ नहीं ना, हमारी जीन भी पापा से आई, हमारी जो डीएनए मम्मी से आया, पेरेंट्स से तो आया सब कुछ आपका, जो आप देख रहे हैं अपने आप को, आप सुंदर हैं, आपको लगता है कि यार मैं अब कैपेबल हो चुका हूँ, है ना, हर चीज आप में, ये सब किसकी देन है? ये सब देन है पापा की और मम्मी की। उनकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उन्हीं की वजह से, उनके गेमेट्स की वजह से बेटा। क्या बात सही है क्या? तो एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास में दो क्या हो सकती है बेटा, जीन हो सकती है, एक पापा ने भेजी, एक मम्मी ने भेजी। क्या बात सही है कि नहीं है? हाँ या ना बोलो, बिल्कुल सही बात है सर, क्लियर बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो एक कैरेक्टर के लिए आपके पास में कितनी हो सकती है? दो हो सकती है। अब वो दोनों सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। क्या बात सही है क्या? मतलब एक कैरेक्टर के लिए, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको, तो कितनी हो सकती है, आप साफ साफ आंसर दें मुझे कि सर 2 जीन्स हो सकती है हमारे पास। तो मैं क्या कह सकता हूं कि एक जो कैरेक्टर है उसके लिए जीन क्या है, 2 है, तो जीन हमेशा हम कह सकते हैं पेयर में मिलेगी आपको, बिल्कुल। तो जीन का ध्यान रखना, जीन आपको हमेशा कैसे मिलती है, पेयर में मिलती है, क्योंकि एक आपके मदर से आती है और एक आपके फादर से आती है। क्या बात सही है कि बच्चे, कहां से आती है? तो एक आपके कहां से आएगी, मदर से आएगी, और एक आपके फादर से आएगी। क्या बात सही है क्या? बिल्कुल बात सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है यहां तक। ओके, तो एक कैरेक्टर के लिए हमारी बॉडी के अंदर कितनी, एटलीस्ट 2 जीन्स होती है। कितनी जीन्स होती हैं? 2 जीन्स होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर बात है। बच्चे जेनेटिक्स में चक्कर खा जाते हैं कि यार कैसे पेयर में, तो ऐसे पेयर में, क्योंकि एक आपके पापा से आ रही है, एक आपके मम्मी से आ रही है। क्लियर बात है कि नहीं है? ओके, अब पापा में कहां से आई? उनके पापा से आई होगी। क्लियर बात है बेटा? चलिए अब बात करते हैं अपन, ये तो मैंने आपको जीन समझा दिया है। ओके, तो जीन के बारे में समझ में आया आपको, 2-3 चीजें आप लिख लेंगे यहाँ पर फटाक से। तो मैं आपको जीन के बारे में 1-2 चीज और बता देता हूँ। तो जीन कैसे होती है, पहले तो जीन कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स को। किसको कंट्रोल करेगी? कंट्रोल कैरेक्टर, ठीक है। ओके, एंड जीन कैसी होती है? जीन हमेशा पेयर में होती है। एंड एक लाइन और लिख लेंगे, जीन इज अ डीएनए, जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ये कर लो बेटा, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए का जो पार्ट फंक्शनल होता है। फंक्शनल से मतलब क्या है हमारा, कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है प्यारे बच्चों, क्या कर सकता है? एक्सप्रेस कर सकता है, उसको क्या बोल देंगे आप? सर उसी को हम क्या बोल देंगे? उसी को आप बोल दोगे बेटा जीन। यहां तक अपनी कहानी क्लियर हुई।
ओके, आई बात समझ में। और आपके अंदर जो जीन्स आई हैं, अच्छा जीन कहाँ रहती है चलो बताओ। तो जीन्स प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, ठीक है। जीन, या आप ऐसे कह सकते हो जीन प्रेजेंट ऑन डीएनए, जीन प्रेजेंट ऑन डीएनए। एंड डीएनए कहाँ होगा आपके, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है। कहां पर होता है बेटा, ये होता है क्रोमोसोम के अंदर। क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस में होते हैं बेटा। कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं। क्या बात सही है कि नहीं है? ओके, और आपकी बॉडी के अंदर जीन कैसे आती है, गैमेट से आती है बेटा। किससे आती है, गैमेट से आती है। तो पापा का एक तो क्या होगा आपके, पापा का स्पर्म होगा और मम्मी का ओवम होगा बेटा। तो जब ये फ्यूज हुए होंगे तो क्या बना होगा, जाइगोट बना होगा। तो ये कैसा था एन, ये कैसा था एन, और आप कैसे बन गए होंगे, आप बन गए होंगे ट्विन। इस तरह से आपके अंदर ये जीन्स आती है। कहां पर, आपके अंदर ये जीन्स आती है। क्या बात सही है, क्या क्लियर बात है? ओके, यहां तक हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं एलिल्स के बारे में। किसके बारे में, एलिल्स के बारे में बात करेंगे। क्या बात सही है? ध्यान रखना, आपको जो भी जीन मिली है वो आपके पेरेंट्स से आई है, या हम कह सकते हैं जो भी क्या मिला आपको, डीएनए मिला वो पेरेंट्स है, या हम कह सकते हैं बेटा आपको जो भी क्रोमोसोम्स मिले वो आपके पेरेंट्स से आए। आपकी बॉडी के अंदर ह्यूमन की बात कर रहा हूं मैं, आप मुझे आंसर देंगे इसका कि आप लोग ह्यूमन है ना सभी, ऑफ कोर्स ह्यूमन ही होंगे सभी यार, है ना। चलिए, तो आप लोग ह्यूमन है बेटा। तो ह्यूमन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने मिलते हैं उसकी, एक सेल के अंदर। तो एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं बेटा, तो 2n इक्वल टू 46। मतलब ह्यूमन के अंदर दो सेट क्रोमोसोम्स के मिलते हैं। एक सेट में कितने होते हैं, तो वन जो सेट होता है, वन सेट मतलब एन जो होता है, उसके अंदर होते हैं 23। और एक और जो वन सेट है हमारा वो भी एन होगा इसे, तो कितने हो गए बेटा 23। इस तरह से आपकी एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, एक सेल के अंदर आपको मिलेंगे 46। क्लियर बात है? तो देखो यहाँ पर ये एन आ रहा है, तो एक सेट कहां से आता है क्रोमोसोम्स का, आपके मम्मी से आता है। इसको मदर कर दो क्या बेटा, ऑफकोर्स कर दो सर, ये मदर हो गया। और एक कहां से आ रहा है, ये आपके पापा से आ रहा है। इसको पापा कर देते हैं ना, पापा, ये आपके पापा हुए, ठीक है। आपके पापा इन द सेंस समझ जाना ना। ऑल राइट, ये हमारी कहानी हुई। अब बात करेंगे अपन एलील के बारे में। जीन समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर किस तरह से चीजें जीन आती हैं वो समझ में आ गया आपको। चलिए, अब बात करते हैं बेटा अपन किसके बारे में, अब बात करेंगे एलील्स के बारे में। किसके बारे में, एलील के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे यही अटकते हैं। पूरा जेनेटिक्स बर्बाद कर लेते हैं, पूरा म्योसिस डिवीजन बर्बाद कर देते हैं। इवन रिप्रोडक्शन के अंदर भी जो पहला चैप्टर है, एंड जो, क्योंकि रिप्रोडक्शन में तीन चैप्टर तक अगर मैं बात करूं, क्योंकि थर्ड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या आता है, वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस आता है, गैमेटोजेनेसिस, वहां भी गैमेट्स का जिक्र होता है, म्योसिस डिवीजन का जिक्र होता है। तो बच्चे समझ ही नहीं पाते, अपने कॉन्सेप्ट नहीं बना पाते। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट बनाने हैं, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखो, अभी आपको एलील बहुत अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, यहाँ किसी तरह की जल्दबाजी आपके साथ नहीं की जा रही है। यहाँ मैं बैठ के आपको एक एक लाइन बहुत स्लो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। मेरा यही पर्पज है कि आपका कॉन्सेप्ट बने। क्योंकि देखो यार, मैं सिंपल बताऊं आपको, मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट रहा हूँ, और बिकॉज देखो बायोलॉजी से मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेम है, बहुत ही ज्यादा प्यार है। बायोलॉजी इज नॉट सब्जेक्ट, इट इज नॉट जस्ट ओनली सब्जेक्ट फॉर मी, इट्स ए मोर देन सब्जेक्ट, है ना, बहुत ज्यादा है सब्जेक्ट से मेरे लिए। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो कोई उसके बारे में ये चीज बोले कि रटने का है, ये है वो है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब बच्चे या कोई भी कहता है कि बायोलॉजी में सिर्फ रटने का है। मुझे बहुत दुख होता है, मतलब इतना दुख होता है कि क्या बताऊं यार आपको। क्योंकि वो आई थिंक समझ नहीं पाते हैं, या कहीं से परसेप्शन, मिसकंसेप्शन क्या है तो बना दिया है बायोलॉजी से रिलेटेड। बट ऐसा नहीं है, बायोलॉजी एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, और जब आप इसकी डिटेल में जाते हो तो आपको और चीजें क्लियर होती है कि किस तरह से आपकी पूरी बायोलॉजी, आपकी जो बॉडी है वो क्या हो रही है बेटा, कंट्रोल हो रही है एंड रेगुलेट कर रही है। ओके, और आपको बना रही है। तो बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। क्यों? बिकॉज वो कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते हैं, या हो सकता है कई टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो समझा नहीं पा रहे होते हैं। क्योंकि टीचर भी इंसान, एक ह्यूमन ही तो है वो भी। हो सकता है कभी कभार इस चीज का वो कह दे कि यार सिर्फ रट लो, बट ऐसा नहीं है। देखो मेमोरी, आपको या तो सब कुछ करना पड़ेगा। क्या आप केमिस्ट्री में याद नहीं करते हैं, क्या फिजिक्स में याद करते हैं?
याद सब जगह करना है आपको, याद तो आपको अपने पेरेंट्स का नाम भी याद करना है, पेरेंट का नाम भी तो याद करना, वो रटना थोड़ी हुआ, क्लियर बात है। लेकिन ध्यान रखना, समझ के याद करना एक अलग चीज होती है, रटना मतलब कि बिना समझ के ही आप उसको जबरदस्ती याद करें, तो जबरदस्ती नहीं करना आपको, जबरदस्ती करना मतलब रटना होता है, ठीक है। बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, ओके। चलिए अब बात करते हैं अपन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, देन फिर इसमें हम जीन को ये समझने वाले हैं, ओके। चलिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं इस बात को समझिए। भाई होता क्या बेटा कि आपके पेरेंट्स में, भाई आपके जो फादर हैं और आप में, सॉरी आपके फादर और मदर, तो हुआ क्या आपकी बॉडी के अंदर, मान के चलते हैं ये आपकी बॉडी है, ओके। मान के चलते हैं आपका नाम क्या मान ले अपन, आपका नाम मान लेते हैं अपन, आप पिंटू मान लू यार, पिंटू मान लू क्या, तो पिंटू की कहानी सुनेंगे आप, स्टोरी ऑफ पिंटू। चलिए तो हम क्या करेंगे, पिंटू की कहानी समझेंगे या स्टोरी ऑफ पिंटू समझेंगे, पिंटू। तो पिंटू भाई, ये पिंटू भाई के अंदर का आप देख रहे हो बेटा, ये अपन ने देख लिया, ऐसे कितने होंगे, ऐसे आपको ये तो कितना पेयर हो गया, तो 1 पेयर हुआ, क्या बात सही है कि नहीं है। तो आपको कितने मिलेंगे बेटा हमारी बॉडी के अंदर, मैंने अभी बताया आपको, ये तो 1 पेयर हुए, ओके। ऐसे आपको कितने मिलेंगे बेटा, 23 पेयर्स मिलते हैं, कितने मिलते हैं आपको, यहाँ लिख देते हैं अपन वापस से 23 पेयर। अब 23 पेयर तो बना नहीं सकते, क्लियर बात है क्या। तो होता है क्या भी देखो, 23 पेयर कैसे, जैसे पापा के अंदर होगा एक, तो एक ये 2, ये 3, ऐसे कितने बेटा, ऐसे आपके 23 होंगे, ओके। ऐसे ये दूसरे सेट होगा आपके पास में 1 2 3, और ये 23 तक होंगे, ऐसे क्लियर बात है। मैंने एक यहाँ पर ये लिख दिया और एक यहाँ पर ही लिख दिया, क्या बात सही है कि नहीं है। तो क्या होता है, पापा का जो 1 नंबर का क्रोमोसोम होता है और मम्मी का जो 1 नंबर का क्रोमोसोम होता है, तो ये मान लेते हैं अपन, ये किसका मानू, ये आपके फादर का मान रहा हूं मैं, ओके। तो ये हमारे पिंटू के पापा का मान लेते हैं, पिंटू के पापा से ये पिंटू के अंदर आया, और ये पिंटू की मम्मा या माँ से, तो मॉम कर देंगे इसको, पिंटू की मॉम, तो पिंटू की मॉम से पिंटू में ये आया एक, ऐसे 23 आए थे बेटा। लेकिन हम समझने के लिए एक एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। पिंटू की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पिंटू की कहानी से ही आपको जीन समझ में, सॉरी एलील समझ में आ जाएगी, क्लियर बात है क्या। चलिए ओके। तो होता क्या है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर किसी एक कैरेक्टर के लिए जो जीन होती है वो सेम लोकस पे होती है, सेम लोकस मतलब सेम जगह पे होगी। यार ये कौन सा पार्ट होता है, देखो यहाँ पर, इसको समझना भी अभी समझ में आएगा आपको। सर ये, हाँ सर सेंट्रोमियर कहते हैं इसको, तो पढ़ा हमने सेल बायो के अंदर, ठीक है बच्चों, अगर आपने पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये सेंट्रोमियर होता है, ओके। और यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर्स और होते हैं, दिखते हैं आपको, इसको काइनेटोकोर्स बोलते थे अपन, क्या बोलते थे इनको, काइनेटोकोर, इससे अपन को मतलब नहीं। तो हुआ क्या कि यहाँ से अगर अपन देखें तो इस वाली लोकेशन में मान के चलो, ये लोकेशन दिख रहा है आपको, ये ऑरेंज कलर, और यहीं से आप मान के चलो ये रही। तो आपने क्रोमोसोम्स को स्टडी करें, ठीक है, ये क्रोमोसोम आप स्टडी कर रहे हो बड़े अच्छे से, पिंटू के अंदर क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, ये 1 नंबर क्रोमोसोम्स मान लो पिंटू के पापा का, और ये मम्मी का 1 नंबर क्रोमोसोम मान लो। हुआ क्या कि यहाँ पर जो ये, अच्छा इसमें पूरा डीएनए होगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पूरा डीएनए होगा, बिल्कुल सही बात है सर, हाँ डीएनए होगा, ठीक है, ये पूरा डीएनए होगा, क्लियर बात है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है बेटा, ये जो पार्ट है, तो दोनों की लोकेशन सेम है कि नहीं बताओ मुझे, तो दोनों की लोकेशन सेम होती है, और दोनों का जो फंक्शन होता है वो भी सेम होता है, मतलब यानी ये वाली जो जीन है, ओके, तो ये अपन मान लेंगे जीन है हमारी, और ये भी जीन होती है, ओके। ये जीन क्या करती है, सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑल राइट, यस और नो। तो आपके पास क्या होता है कि व्हेन जीन्स आर responsible 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 for same character, सेम कैरेक्टर मतलब क्या, सेम कैरेक्टर से मतलब क्या हमारा, सेम कैरेक्टर से मतलब कि हो सकता है कि ये आपकी लेंथ के लिए बेटा, किसके लिए, आपकी लेंथ की लंबाई के लिए, क्या बात सही है कि नहीं है। तो जब, अच्छा इनकी लोकेशन सेम है कि नहीं है, देखो लोकेशन बिल्कुल सेम है,
इनकी लोकेशन सेम है। मतलब अगर सेंट्रोमेयर से अगर मान के चलो कि मान लो आप, मैं सपोज कर रहा हूं यहाँ पर कि 5 पिकोमीटर की दूरी पर ये है ना, और 5 पिकोमीटर की दूरी पर ये प्रेजेंट है, दोनों की लोकेशन एकदम बिल्कुल सेम है। तो ये क्या करेंगे बेटा, तो इस तरह के जो क्रोमोसोम्स होंगे उनको तो अपन बोल देंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। पहली बात तो किनको बोलेंगे, जिन पे जीन्स क्या होती है, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट होती है, दोनों की लोकेशन सेम होती है। क्या बात सही है? क्या बिल्कुल बात सही है सर। होता क्या बेटा कि ये जो दोनों जीन्स है, इसको आप मान लो कैपिटल ए मान लेते हैं और इसको कैपिटल बी मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये दोनों जीन्स आपस में क्या है बेटा, सेम है। क्या है ये? सेम है। क्या बात सही है? क्या बिल्कुल सर सही, बिल्कुल सही, सही बात है, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर एक ही लंबाई को डिनोट कर रही है बेटा। तो इस तरह की जो जीन्स होती है उनको आपस में क्या बोला जाता है, एलील बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा उसको? एलील्स बोला जाता है। क्या बात सही है कि नहीं है? आई होप कि आपको एलिल बहुत अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। और अभी आगे और समझाऊंगा मैं आपको। तो एलिल क्या हो गया बेटा, टू जीन्स विच आर प्रोड्यूस सेम प्रोटीन। अब सेम प्रोटीन अगर ये प्रोड्यूस करेंगे तो कैरेक्टर क्या होगा? क्या होगा सर? सेम ही होगा भाई, प्रोटीन सेम है तो क्या होगा उनका? कैरेक्टर सेम हो जाएगा। मतलब वो क्या करेंगी, एक ही कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्या बात सही है? क्या बिल्कुल सर, ये बात तो बिल्कुल भेजी में उतर गई हमारे कि सही बात है। और इस तरह की जो जीन्स होती हैं जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है और सेम कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, उन्हीं को एलील्स बोला जाता है। तो एलील्स क्या बेटा, जीन्स, ओके, which are located on same position and responsible for same character। क्या बात सही है? क्या दो चीजें हैं? सेम लोकेशन, पहली चीज। तो पहला पॉइंट तो आपका क्लियर होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। एंड सेम प्रोटीन या एंजाइम। दूसरा पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चे। क्लियर है क्या? क्या आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आई बात समझ में? अब क्या, अब वो कैरेक्टर कौन सा हो सकता है? तो कैरेक्टर की जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होती है, क्या बोलते हैं उसको अपन, कैरेक्टर क्या हो सकता है, लंबाई क्या हो सकती है भाई? लंबाई छोटी हो सकती है या टॉल हो सकता है, यानी डॉर्फ हो सकता है या टॉल हो सकता है। ठीक है, मेंडल पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत भी, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं। लंबाई क्या हो सकती है, तो छोटी है या बड़ी हो सकती है, पर मान के चलते हैं। तो यहाँ पर अपन ट्रेड को समझने वाले हैं थोड़ा सा, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, एलईडी पे लेके चलता हूँ कि जो कैरेक्टर होता है बेटा, क्या होता है? कैरेक्टर होता है, ये आपका कैरेक्टर। तो कैरेक्टर को आगे एक्सप्लेन जो करता है वो कौन करते हैं बेटा? ट्रेड्स करते हैं। तो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म क्या होती है? जैसे यहाँ पर टॉल मान लेते हैं, यहाँ पर डॉर्फ मान लेते हैं। तो ये तो हो गया कैरेक्टर, और ये हो गया आपके डॉर्फ फॉर्म। आई बात समझ में? तो ये होती है कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना, कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म। अच्छा, कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? कैरेक्टर को कंट्रोल करता है जीन्स। क्या बात सही है कि नहीं है? जबकि जो आपके ट्रेड्स होते हैं, ये क्या बेटा आपके, इनको ट्रेड्स बोलते हैं अपन। ट्रेड्स को कौन कंट्रोल करेगा? ट्रेड्स को कंट्रोल करती है बेटा एलील्स। क्या बात सही है? क्या डबल स्टार कॉन्सेप्ट बेटा पूछा जाता है, कोई सा भी एग्जाम आप पढ़ रहे हो, अगर आप जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज पढ़ रहे हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट है, तो आपके लिए ये क्लास गोल्डन की साबित होने वाली, गोल्डन क्लास कह सकते हो आप इसको, बिल्कुल। क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टॉपिक है, काफी बच्चे नहीं समझ पाते हैं यार। इवन मैं अगर बात करूं मेरे स्टार्टिंग डेज के बारे में, मुझे भी मेरे फर्स्ट ईयर तक, 12th क्लास तक तो पता ही नहीं था क्या है क्या नहीं है, क्योंकि इस लेवल का कभी किसी ने समझाया नहीं, और इस लेवल की हमने कभी क्यूरियोसिटी रखी भी नहीं थी उस समय पे, क्योंकि सब कुछ अपना एजुकेशन सिस्टम एकदम बिल्कुल फ्लो में चल रहा होता है। वहां पर कौन बताता है इन सब चीजों के बारे में? वहां तो ये कि क्वेश्चन आंसर, एग्जाम, बोर्ड, नंबर लाओ, खत्म। वहां नॉलेज पे इतना फोकस नहीं करते हैं। टीचर बोल देगा आपको कि क्यूरियस क्यूरियस बनो, क्यूरियस बनो, क्यूरियस बनो, पूछो पूछो, क्यूरियस पूछो। लेकिन जब आप पूछोगे रियल में, तो कहेगा ओ माय, ये सिलेबस में नहीं है आपकी, ये सिलेबस में है ही नहीं। आपको क्या करना है? नंबर से काम है? सिलेक्शन से काम है क्या? आप
बैठो आराम से, नॉलेज से कोई मतलब नहीं आपको, चटकारे मत लो ज्यादा, ऐसा बोल दिया जाएगा आपको, लेकिन ये सही बात नहीं है। ओके, मेरे हिसाब से सही बात नहीं है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी हो सकता है। क्लियर बात है क्या? आपको एलिल समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। ओके, आई बात समझ में आपको? अब क्या होता है, ये जो एलिल्स है वो सेम भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। क्या आपने पढ़ा डोमिनेंट और रिसेसिव का? सुनो, जैसे पापा के अंदर क्या है, पापा के अंदर ये, जैसे मैं आपको समझाता हूँ बेटा, ये समझ में आ गया ना आपको एलिल, यहाँ तक तो ठीक है। तो ये क्या हो सकती है, जैसे मैं आपको टोल के हिसाब से समझा देता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा कि हो सकता है पापा के अंदर जो है, तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं जिसको अपन बोलते हैं डोमिनेंट और रिसेसिव वाला। तो मैं यहां पर इसको मेंशन करूंगा, ओके, चेंज करना पड़ेगा अपन को। तो मैं यहां पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको जिसको अपन डोमिनेंट बोलेंगे। तो आपने सुना होगा डोमिनेंट एलील क्या होती है, और आपने सुना होगा डोमिनेंट, सॉरी, आपने सुना होगा रिसेसिव के बारे में, है ना, एक रिसेसिव। चलिए, रिसेसिव, क्लियर बात है। तो रिसेसिव एलील्स, आ रही है बात समझ में आपको? डोमिनेंट एलील्स क्या होती है बेटा? डोमिनेंट एलील्स मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, यानी कि वो वैसा प्रोटीन बनाएगी, और वो प्रोटीन क्या करेगा, कैरेक्टर शो करेगा। यहां पर कैरेक्टर शो होगा, दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है आपको? देखो यहां पर दिख रखा है यहाँ पर कि हाँ सर कैरेक्टर शो होगा। कैरेक्टर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल सर, शो हो रहा है कैरेक्टर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई समस्या नहीं। अच्छा, रिसेसिव क्या होती है बेटा कि यह हो सकता है कि अपने आप को एक्सप्रेस करें, ओके, या फिर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करे। एक्सप्रेस कर रहा है तो प्रोटीन बना रहा है, लेकिन ये प्रोटीन या जो भी एंजाइम बन रहा है वो क्या बेटा अच्छे से कैरेक्टर को शो नहीं कर रहा है, तो कैरेक्टर अच्छे से शो नहीं कर पाएगा जैसा नॉर्मल जीन कर रही है। आ रही बात समझ में? तो इसको रिसेसिव बोला जाता है। रिसेसिव को आप स्मॉल से लिखते हो, ठीक है, और डोमिनेंट को आप कैपिटल से लिखते हो, ध्यान रखना। पूरी जेनेटिक्स के अंदर अपन डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल से लिखेंगे और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? स्मॉल से लिखेंगे। क्या बात सही है कि नहीं है? तो आपने पढ़ा होगा ना एलील जो होती है, देखो यहाँ पर, ये देखो, ये जो एलील्स है, ट्रेट्स, ठीक है। तो जैसे सपोज दैट एक जीन बनाता हूं मैं यहाँ पर, जैसे मटर के प्लांट होता है, पी प्लांट, तो उसके अंदर क्या होती है, लेंथ के लिए जीन है बेटा, क्या है, लेंथ के लिए कोई जीन है, सपोज दैट लेंथ के लिए जीन। तो लेंथ की जीन क्या हो सकती है? मटर का प्लांट तो टॉल हो सकता है, ओके, और ड्वार्फ भी हो सकता है। तो ये जो प्लांट होगा इसके अंदर जीन हो सकता है ये वाली हो, और इसके अंदर जो जीन होता है वो इस तरह की हो सकती है। क्या बात सही है? हाँ बिल्कुल सही सर, क्लियर बात है क्या? बहुत सही, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, रिसेसिव भी हो सकती है और डोमिनेंट भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि वो एक्सप्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या बात सही है क्या? आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डोमिनेंट कब होता है? जब वो एक्सप्रेस कर सकता है। डॉर्फ कब होता है? जो उसका कैरेक्टर शो नहीं हो रहा था, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोल देते हैं। ओके, क्लियर बात है। तो मैंने क्या क्या समझाया आपको, यहाँ पर एलील समझाया, मैंने आपको यहाँ पर क्या समझाया, जीन समझाया, और मैंने यहाँ पर आपको क्या समझा दिया बेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में समझाया। तो एलील क्या हुआ समझ में आपको? अच्छा, मैं आप एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन क्या है बेटा कि ये दोनों जीन तो समझ में आ गई। अच्छा, आप मुझे बताओ, यहाँ पर कोई जीन है सपोज दैट, ओके, तो ये अपन मान लेते हैं इसको, ये हमारी लोकेशन, ओके, ये अपना यहाँ पर कोई 2 नंबर है, तो यहाँ पर जीन ए था, यहाँ पर जीन सी मान लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये जो ए जीन है और जो सी जीन है, क्या आप उनको आपस में एलील बोल दोगे? क्या क्या आप उनको एलील बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं एलील बोल सकते हैं, बताओ चलो। सर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने एलील की रेफरेंस लिखा रखी है सेम लोकेशन। अरे सर, ये एक है इंडिया के अंदर और ये पाकिस्तान में, तो एक कंट्री के कैसे बोलोगे? एक कंट्री के कैसे हुए? इनकी लोकेशन सेम नहीं है। इनकी लोकेशन सेम है क्या? नहीं सर, एक आदमी पाकिस्तान में है और एक आदमी इंडिया में है, क्या हम उनको एक ही कंट्री के बोल सकते हैं क्या भाई? अरे नहीं बोल सकते हैं सर। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि ये जो है अपनी सी जीन और अपनी ए जीन, ये आपस में एलील नहीं होगी। तो क्या सारी जीन आपस में एलील होती है क्या? नहीं होती। सिर्फ
वही जीन आपस में एलील होगी जो सेम लोकेशन पे होगी और सेम कैरेक्टर के लिए होगी। क्या बात सही है क्या? क्या बात सही है क्या? क्लियर बात है क्या? आई बात समझ में? क्या कहानी है कि ऑल जीन्स आर नॉट एलील। ऑल जीन्स, सभी जीन्स, ठीक है ना? जैसे अगर कोई क्रोमोसोम है, ओके, जैसे सपोज है, बना दो मैं एक क्रोमोसोम, ये बना देते अपन एक, ये बना दिया अपने क्रोमोसोम। तो यहाँ पर जीन, 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 यहाँ पर जीन। तो क्या ये आपस में सभी एलील होंगी? क्या बताओ ये आप मुझे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ऑलराइट ना, क्लियर बात है। हाँ, ये जीन है बट ये एलील्स, सॉरी ये जीन है बट एलील नहीं है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, क्लियर बात है क्या? तो यहां पर जो सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है, एक ही कंट्री के अंदर अगर दो पर्सन है तो ही हम उनको एक ही कंट्री के बोल सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर दोनों इस तरह से प्रेजेंट होते हैं एक एक नंबर पे। क्लियर बात है क्या? एक एक नंबर में समझाने के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको। क्या बात सही है? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। क्लियर बात बच्चों? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर आप इतने ही हैप्पी हैं, ओके, तो प्लीज आप इस अपना जो भी वीडियो एक्सपीरियंस आपका रहा है, ओके, प्लीज कमेंट सेक्शन में ये मत जरूर लिखना कि सर बहुत समय ले ले समझाने के लिए। ऑलराइट ना, ये टॉपिक ही ऐसा है बेटा, बहुत जान लगानी पड़ती है, समझाना पड़ता है, एक एक पत्ते खोलने पड़ते हैं बारी बारी से, ऐसे अपना इक्का नहीं खोल देते। ओके, कई सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी हुई है, वो फटाक से बता देते हैं जीन में और एलील्स में। पहले बैकग्राउंड सेट होता है, भूमिका तैयार होती है, तब जाके कोई चीज समझ में आती है। और जेनेटिक्स जैसी ब्रांच के लिए, बायोलॉजी की जो बहुत ही डेंजर ब्रांच है, उसके लिए एलील्स और जीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात सही है? तो जो भी आपका एक्सपीरियंस हो प्लीज आप शेयर जरूर करें। क्लियर बात बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलराइट, और किसी तरह का डाउट अगर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो प्यारे बच्चों। कमेंट सेक्शन आप ही का है, ओके, तो वहां आप मेंशन जरूर करें। जीसी स्क्वायर मेंटोर हमेशा आपके लिए अवेलेबल है इस तरह के वीडियोस के लिए। और हमने अभी एक अपना अचीवर बैच भी चल रहा है जहां पर अपन रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर रहे हैं पूरा कंप्लीट डिटेल के अंदर। तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, ओके। एंड ये पास वाला बेल आइकन का बटन जो है, कब से तरस रहा है आपके हाथ, उसको टच करें तो आपका प्यारा सा अंगूठा, उंगली जो भी है उसको टच करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।